हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे ममता कार्ड के बारे में। किसी ने कमेंट किया था कि ममता कार्ड क्या होता है, कैसे फिल करना होता है और क्या क्या जानकारी इसमें लिखी होती है। तो देखिए, पहले इस तरह का कार्ड आता था, वो एक बुकलेट की तरह आता था, उसको ममता कार्ड बोला जाता था। लेकिन अब इसका नाम चेंज हो गया है, इसको एमसीपी कार्ड बोलते हैं या फिर कुछ जगह पर जच्चा बच्चा कार्ड भी बोला जाता है और इसी को ममता कार्ड भी बोला जाता है। तो इसमें बहुत सारी जानकारी होती है। अगर लाभार्थी इस कार्ड को पढ़े तो उसके क्या क्या दायित्व होते हैं वो उसको समझ में आ जाएंगे। इस कार्ड को आशा, एएनएम और आंगनबाड़ी को भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें शिशु और मातृ स्वास्थ्य से जुड़ी बहुत सारी जानकारियां हैं, जिसको आप पढ़कर अच्छे से मदर को काउंसलिंग कर सकते हैं, बच्चे के लिए माँ को जानकारी दे सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं और उसके स्वास्थ्य से जुड़ी, बच्चे और माँ के स्वास्थ्य से जुड़ी इसमें हर एक जानकारी मिलेगी। इसका जो फर्स्ट पेज है, इस पर आप देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है जननी सुरक्षा योजना। जितनी भी योजनाएं मातृ सुरक्षा संबंधित होती हैं और शिशु सुरक्षा संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं वो सभी इस पेज पर लिखी हुई होती है। इस कार्ड में जेएसवाई, पीएमजेवाई और प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के बारे में भी लिखा गया है, जो पीएमएसएमए डे मनाया जाता है, यानी कि एचआरपी डे जो आप मनाते हैं, उसके बारे में भी इस कार्ड में लिखा हुआ है। तो फर्स्ट पेज पर जब आप चलेंगे तो यहाँ पर सारी योजनाएं जो मातृ और शिशु से संबंधित होती हैं इस पेज पर दी गई हैं। और उसके बाद गर्भवती महिलाओं के लिए ये सब चीजें निःशुल्क होती हैं। इसमें लिखा गया है निःशुल्क प्रसव, निःशुल्क सिजेरियन ऑपरेशन, निःशुल्क दवाएं एवं सामग्री, निःशुल्क जांच सुविधाएं, खून पेशाब की जांच। इसमें जो भी चीजें लिखी हुई है गर्भवती महिला उसको पढ़ सकती है कि ये निःशुल्क जांचें होती हैं उसके लिए। और यहाँ पर जो सबसे नीचे के कॉलम में लिखा हुआ है जन्म के बाद 1 साल तक बीमार नवजात शिशु के लिए, जो जन्म के बाद 1 साल तक बीमार अगर कोई बच्चा होता है उसके लिए सारी सुविधाएं लिखी हुई है। उसको आप पढ़ेंगे तभी आपको पता चलेगा। उसके बाद यहाँ पर मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड, यहाँ पर आपको क्या करना होता है, जब भी कोई आपके पास फर्स्ट एएनसी आती है तो आपको यहाँ पर उसकी डिटेल फिल करनी होती है। माँ का नाम, आयु, पिता का नाम, पता, मोबाइल नंबर और एमसीटीएस नंबर। जो फर्स्ट एएनसी होती है उसको पीएमएमवीवाई योजना का लाभ मिलता है और इसमें खाता क्रमांक भी लिखा जाता है, उसका आईएफएससी कोड, और जो गर्भवती है उसकी बैंक की शाखा का नाम लिखा जाता है। उसके बाद गर्भावस्था का विवरण, यहाँ पर उसके जीवित बच्चों की संख्या लिखी जाती है, पिछला प्रसव उसने कहाँ कराया था और अंतिम मासिक चक्र की तिथि जो ईडीडी डेट है, एलएमडी डेट है, वो यहाँ पर लिखी जाती है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें पूरा विवरण दिया गया है। ये सब डॉक्टर चेक करते हैं। जब आप इसको फिल करेंगे तो आप इसको पूरा फिल करिए। ये वाला पेज एएनएम फिल करती है। उसके बाद यहाँ पर ये जो पेज है, ये टीकाकरण की डेट डलेगी। यहाँ पर जिस दिन उसने टीडी की फर्स्ट डोज लगवाई है, सेकंड डोज लगवाई है या फिर बूस्टर डोज लगवाई है, यहाँ पर उसकी डेट डलेगी। उसके बाद यहाँ पर सभी जांचों का विवरण दिया गया है जो आप एएनसी की जांचें करते हैं। जब भी कोई एएनसी फर्स्ट रजिस्ट्रेशन में आपके पास आती है या पहले बच्चे या दूसरे बच्चे वाली कोई भी एएनसी आपके पास आती है तो उसकी जांचें यहाँ पर चढ़ती है और हर किसी का ये कार्ड बनाया जाता है। जो आपके पास एएनसी आएगी उसका हर बार ये कार्ड बनेगा। लेकिन एक बार ये कार्ड बन गया एक एएनसी का तो ये इसी पर उसके भी टीके लगेंगे और उसके बच्चे के भी सारे टीके इसी कार्ड पर लगते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, इसमें 1 2 3 4 5 कॉलम यहाँ पर दिए गए हैं। तो आपको 5 बारी विजिट करनी है, एएनसी विजिट। चाहे तो आप उसे पीएमएसएमए के थ्रू करें, मतलब एचआरपी डे के थ्रू करें, या फिर पीएमएसएमए के अंतर्गत ही एक जांच आपको इसमें सीएससी पर करानी होती है। यहाँ पर इसकी 5 जांच आ जाएंगी। अगर कोई एचआरपी महिला है तो 5 जांच तक तो यहाँ पर उसकी आ जाएगी। उसके बाद आवश्यक जांचें अगर दोबारा भी होती हैं तो उसको आप अपनी डायरी में या फिर कहीं पर मेंशन करके रखिए। अगर कोई एचआरपी महिला है उसकी कम से कम 9 जांचें होती हैं। नेक्स्ट पेज पर जब हम चलेंगे तो यहाँ पर प्रसव पूर्व देखभाल का है पूरा कॉलम। ये प्रसव पूर्व आप जो भी जांचें करते हैं वो सभी इसमें आ जाएंगी। इसमें बीपी, शुगर, गर्भ की अवधि, नब्ज की गति, रक्तचाप, एनीमिया, पैरों में सूजन, पीलिया, और अगर एचआरपी है तो यहाँ पर इनमें से कोई भी अगर सिम्टम उसको है, पीपीएच है, गर्भपात है, अगर उस महिला का पहले भी प्रसव हुआ है और एलएससीएस हुआ है या फिर पीपीएच हुआ है तो आप यहाँ पर उसमें से एक टिक लगा देंगे। जो भी इसके अंदर कमी है, अगर रक्त की कमी है तो यहाँ पर आप उसको निशान लगा देंगे। उसके बाद आप आगे चलेंगे तो यहाँ पर प्रसव के पश्चात देखभाल, जो प्रसव के बाद की देखभाल है वो यहाँ पर चढ़ाई जाती है। 1 दिन, 3 दिन, 7 दिन, 6 हफ्ता और 6 हफ्ते तक प्रसव की देखभाल की जाती है। 4 जांचें होती है और शिशु के जब एचबीएनसी विजिट करने जाते हैं उसी के साथ ही जांचें लिखी जाती हैं। अगर ये आपको आशाओं को बोलना है कि उसका कार्ड देखकर आप जिस दिन भी विजिट पर जाएं, जहाँ पर डेट चढ़ा दें, जो आप उसको बता रहे हैं उससे संबंधित जो आप उसको काउंसलिंग दे रहे हैं उसमें आपको डेट डाल देनी है। अगर एएनएम बीपी चेक करती है और तो यहाँ पर उसको बीपी डालना है, तापमान डालना है, नब्ज की गति डालनी है, एनीमिया का कारण बताना है, कोई जटिलता अगर उसको प्रसव के समय हुई है वो लिखनी है। तो यहाँ पर 1 3 7 और 6 हफ्ते वाली विजिट करनी होती है। 4 विजिट करनी होती है प्रसव पश्चात। और प्रसव पश्चात उसको जो भी आयरन फोलिक एसिड की टैबलेट दी जाती है वो भी इसमें लिखी जाती है। दस्त की रोकथाम के बारे में बताया गया है, दस्त के इलाज के बारे में बताया गया है, निमोनिया की रोकथाम के लिए और निमोनिया के लक्षण बताए गए हैं। मतलब निमोनिया के क्या क्या लक्षण होते हैं आशा इसमें पढ़कर उसको बता सकती है या लाभार्थी खुद भी पढ़ सकता है, क्योंकि इसमें सब कुछ हिंदी में दिया गया है। और अब इसमें नेक्स्ट पेज पर जब हम चलेंगे, पेज नंबर 10 पर यहाँ पर स्तनपान से संबंधित काउंसलिंग दी जाती है। जैसे बच्चे को कितने टाइम तक स्तनपान कराना चाहिए और किस पोजीशन में कराना चाहिए वो सब इस पर दिया गया है। अगर आशा इसको अच्छे से पढ़ेंगी और अगर आप भी विजिट करने जा रहे हैं तो आप भी उनको बता सकते हैं। उसके बाद बच्चे से बात करें, उसे देखकर मुस्कुराए और उसे खाने के लिए धैर्य से प्रोत्साहित करें। जब बच्चा वीनिंग पीरियड में होता है, ब्रेस्ट फीडिंग के बाद जो वीनिंग पीरियड होता है उसमें कुछ दलिया वगैरह, दाल का पानी वगैरह उसको खाना होता है, तो उसके बारे में बच्चे से बात करनी है। और बच्चा बात तो कर नहीं पाएगा लेकिन आपको उसको खिलाने के लिए प्रोत्साहित करना है। उसके बाद यहाँ पर जो शिशु के रिफ्लेक्सेस के बारे में बताया गया, रिफ्लेक्सेस और माइलस्टोन जो आपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पढ़ा होगा उसके बारे में इसमें बताया गया है। और बच्चे में अगर जन्म के पश्चात किसी भी प्रकार की विकृति है, विकृति मतलब उसको क्लब फुट है और क्लैफ्ट पैलेट है या फिर कोई भी विकार है या हैंडीकैप्ड है बच्चा, तो उसमें इसके बारे में बताया गया है इस वाले पेज पर।
उसके बाद है अधिकतर शिशु क्या करते हैं, इस पर सही का निशान लगाना है। ये पूरा कार्ड ना आशा को भरना होता है जब भी वो विजिट के लिए जाते हैं। पहले तो HBNC विजिट होती थी, अब HBYC विजिट भी होने लगी है जो 1 साल तक करी जाती है। यहाँ पर उसके सारे रिफ्लेक्सेस आएंगे, नेक होल्डिंग वगैरह, बच्चा कैसे बैठता है, माइलस्टोन वगैरह, ये सब आ जाएगा। इस पूरे कार्ड में बच्चे से संबंधित सभी प्रकार की काउंसलिंग दी गई है। बच्चे में क्या एक्टिविटी होती है, 6 महीने के पश्चात क्या एक्टिविटी होती है और 12 महीने के पश्चात क्या एक्टिविटी होती है, वो सभी इसमें लिखा गया है। और उसको क्या क्या आहार देना है, ये सभी इसमें लिखा गया है। इसे बोलना है आपको, जो उसकी बच्चे की माँ है वो इसको पढ़ ले तो उसको और अच्छे से समझ में आएगा। अब क्या है, जो ये वाला पेज है इसमें परिवार नियोजन से संबंधित जानकारी दी गई है। अब जो प्रसव पश्चात महिला होगी उसको परिवार नियोजन के बारे में भी समझाना है और इनमें से आपको चॉइस देनी है। जो फैमिली प्लानिंग के साधन होते हैं इनमें से आपको चॉइस देनी है कौन सा साधन वो चूज करेगी। और आपको उसको समझाना है कि एक बच्चे के बाद कम से कम दूसरे बच्चे में 3 साल का अंतराल रखे। उसके बाद यहाँ पर द्विसाप्ताहिक आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन के बारे में बताया गया है। जो बच्चों को 4 साल 11 माह के बाद आयरन की गोली खिलाई जाती है, पिंक टैबलेट, उसके बारे में इसमें बताया गया है। वो हफ्ते में 2 बार खिलानी होती है। और यहाँ पर आशा ने जिस बच्चे को भी खिलाई है और ये जिस बच्चे का कार्ड है इस पर यहाँ पर डेट डाल देंगे जिस दिन भी इसको खिलाते हैं। और उसके साथ साथ एल्बेंडा जो उनकी जो टैबलेट है 6 माह में खिलाई जाती है, उसके बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर ग्रोथ चार्ट आ जाता है। तो इसमें 2 तरह के ग्रोथ चार्ट दिए गए हैं, इसमें लड़कियों के लिए, ये लड़कों के लिए। ये आंगनवाड़ियों का कार्य है कि उसका BMI इस ग्रोथ चार्ट के अकॉर्डिंग निकालना। अगर बच्चा लो बर्थ वेट है तो उसको, अगर वो येलो में आ रहा है या रेड में आ रहा है या फिर ग्रीन में आ रहा है, तो ये BMI से पता चलता है। अगर येलो में आ रहा है तो बच्चे पर ध्यान देने की जरूरत है, वो मैम के अंदर है, मतलब कुपोषित है। और अति कुपोषित रेड के अंदर आएगा। उसके बाद यहाँ पर लड़की वजन के अनुसार लंबाई ऊंचाई, यहाँ पर लंबाई के अनुसार है और यहाँ पर वजन के अनुसार है। ये वाला ग्रोथ चार्ट वजन के अनुसार है, ये वाला लंबाई के अनुसार है। ये इसमें 4 चार्ट दिए गए हैं, लड़के के लिए अलग और लड़की के लिए अलग। ये जो पेज नंबर है 37, ये सबसे इंपॉर्टेंट पेज है। इस पर क्या करना होता है, जो बच्चा पैदा हुआ है उसके सभी टीके इसमें 15 सालों तक चढ़ाए जाएंगे। तो आपको लाभार्थी को समझाना है कि इस कार्ड को कहीं भी खोना नहीं है। और अब तो ये कार्ड ऑनलाइन निकल जाता है, OTP डाल के कहीं पर भी आप टीके लगवा सकते हैं। लेकिन इसमें जो भी डोज कहीं पर भी आपने लगवाई है तो इसमें चढ़वाना बहुत जरूरी है। तो उसके अलावा अगर कोई अन्य वैक्सीन दी जा रही है, अदर वैक्सीन दी जा रही है, तो उसको यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ पर दिखाया गया है टीकाकरण की आवश्यकताएं, यहाँ पर लिखा गया है कौन सा टीका किस काम आता है और किस बीमारी से बचाता है। तो ये कार्ड बहुत ही महत्वपूर्ण कार्ड है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारी जानकारी लिखी गई है, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। और ये कार्ड पूरा डॉक्टर को भी चेक करना होता है जब भी कोई गर्भवती महिला PSC या CSC पर चेकअप कराने के लिए जाती है या फिर MSMA डे के तहत, HRP डे के तहत जाती है, तो इस कार्ड पर डॉक्टर चेक करते हैं कि पूरी डिटेल फिल हुई है या नहीं हुई है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।